सेठ मंगोत्तरम अपने दफ्तर में बैठे फाइलों में खोए हुए थे। तभी फोन की घंटी बजने से उनका ध्यान टूट गया। फोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि अनीता नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वो अपने आप को दफ्तर के स्टाफ राजू के रमेश की विधवा बताती है। अनीता की न केवल आवाज़ मीठी थी बल्कि उसकी कद-काठी, रंग रूप, सलीका सभी अव्वल दर्जे का था। सेठ मंगोत्तरम ने अनीता को बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। अनीता ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा हूँ। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सेठ मंगोत्तरम ने साफ मना कर दिया। अनीता मिन्नतें करने लगी कि वो कोई भी काम कर लेगी। सेठ ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? ये सुनकर अनीता ने अपना सिर झुका लिया। सेठ मंगोत्तरम ने कहा, मेरा काम शराब का है जिसमें हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ काम दूँ। खैर, तुम कल आना, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। अनीता दूसरे दिन सेठ मंगोत्तरम के दफ्तर में आई तो और ज़्यादा कहर बरपा रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। सेठ भी उसे देखते रह गए। अनीता को सेठ मंगोत्तरम ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। अनीता अगले दिन से ही मिनी स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स और खुले बालों में आने लगी। देखते ही देखते वो दफ्तर में छा गई। अनीता ने अपनी अदाओं और बर्ताव से जल्दी ही सेठ मंगोत्तरम का दिल जीत लिया। उसका ज़्यादातर समय सेठ के साथ ही गुजरने लगा और कब दोनों की नज़दीकी जिस्मानी रिश्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। अनीता तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वो सेठ मंगोत्तरम के कई राज भी जान गई थी। वो सेठ के साथ शहर से बाहर भी जाने लगी। सेठ मंगोत्तरम का एक बेटा था, उसका नाम राजीव था। वो अमेरिका में ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रहा था। अब वो भारत लौट रहा था। सेठ मंगोत्तरम ने अनीता से कहा, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे राजीव को लेने एयरपोर्ट चले जाओ। अनीता जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंची, पर उसने राजीव को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो एक तख्ती लेकर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव उस तख्ती को देखकर अनीता के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। अनीता ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने राजीव का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर चल दी। राजीव खुद बड़ा स्मार्ट था। वो भी अनीता की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अनीता का भी यही हाल दिल था। घर पहुंचकर राजीव ने अनीता से कल दफ्तर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन राजीव दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिया। राजीव भी उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को खोज रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। राजीव बुझे मन से अपने केबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। अनीता राजीव के केबिन में ही थी। वो अनीता से न केवल गर्मजोशी से मिला बल्कि उसके गालों को चूम भी लिया। आज भी अनीता गजब की लग रही थी। उसने राजीव के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच राजीव के पिता सेठ मंगोत्तरम वहां आ गए। उन्होंने अनीता से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। अनीता ने हाँ में जवाब दिया। मंगोत्तरम ने आगे कहा, अनीता, आज से मैं तुम्हारे टेबल भी राजीव के केबिन में लगवा देता हूँ ताकि राजीव को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह अनीता का अब ज़्यादातर समय राजीव के साथ ही गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन राजीव ने ही पहल कर दी और बोला, अनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या हम एक नहीं हो सकते? अनीता ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, राजीव, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूँ और तुमसे उम्र में भी 4-5 साल बड़ी हूँ। ये कैसे मुमकिन है? राजीव ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की बात नहीं सुनता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव अचानक उठा और अनीता को अपनी बाहों में भर लिया। अनीता ने भी अपनी रजामंदी दे दी। राजीव और अनीता अब खूब मस्ती करते थे। बाहर खुलकर, दफ्तर में छिपकर। राजीव अनीता पर बड़ा भरोसा करने लगा था। उसने भी अनीता को अपना राजदार बना लिया था। इस तरह कुछ ही दिनों में अनीता ने कंपनी के मालिक और उसके बेटे दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अनीता ने अपने जिस्म का पासा ऐसे फेंका जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए।
अनीता ने सेठ मंगतराम के घर पर भी अपना सिक्का जमा लिया था। उसने सेठ जी की पत्नी एवं नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन राजीव ने अनीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर सेठ जी ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है, वे हमारे शादी नहीं होने देंगे। राजीव बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। अनीता ने जवाब दिया, भागकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दे। अनीता की बात सुनकर राजीव चौंक पड़ा। वो सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से सेठ जी के साथ हूँ। जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्यों ना हम ऐसा तरीका निकाले जाए कि सेठ जी जायदाद से बेदखल ना कर पाए। राजीव ने पूछा, वो कैसे? अनीता ने बताया, क्यों ना सेठ जी के दस्तखत किसी तरह जायदाद के कागज पर करा लिया जाए। राजीव बोला, ये कैसे मुमकिन है? पिताजी कागजात नहीं पढ़ेंगे क्या? अनीता बोली, सेठ जी मुझ पर काफी भरोसा करते हैं, दस्तखत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिनों के बाद अनीता सेठ जी के केबिन में पहुंची तो उन्होंने पूछा, बड़े दिन बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अनीता ने कहा, दफ्तर में काफी काम था, आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ जरूरी फाइल पर आपके दस्तखत लेने हैं। फिर मंगतराम बुझे मन से बिना पढ़े ही फाइल पर दस्तखत करने लगे। अनीता ने जायदाद वाले फाइल पर भी उनसे दस्तखत करा लिया। सेठ जी ने अनीता से कहा, कुछ देर बैठ भी जाओ मेरी जान। फिर उससे पूछा, सुना है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो? ये सुनकर अनीता चौंक पड़ी, पर कुछ नहीं बोली। सेठ जी ने बताया, राजीव की शादी एक रईस घराने में तय कर दी गई है, तुम रास्ते से हट जाओ। अनीता ने कहा, सेठ जी, मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मैं आपकी नज़रों में गिर जाऊँ। वैसे अनीता ने एक शौक का बीज ये कहकर बो दिया कि शायद राजीव ने विदेश में किसी गोरी मैम से शादी कर रखी है। सेठ जी अनीता की बातों से चौंक पड़े। ये उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने अनीता को राजीव से जुड़ी हर बात की जानकारी देने को कहा। अनीता ने अपनी दस्तखत कराने की योजना की कामयाबी की जानकारी राजीव को दे दी। वो खुशी से झूम उठा। राजीव ने अनीता से कहा, डार्लिंग, मैंने कई बार ज्वेलरी डिजाइन की है, इन डिजाइनों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए में है। मैं इनके बारे में अपने पिताजी को बताने वाला था, पर अब मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूँगा। अनीता ने जब ज्वेलरी डिजाइन के बारे में सुना तो वो चौंक पड़ी। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। एक दिन अनीता सेठ जी के केबिन में बैठी थी, तब उसने चर्चा छोड़ते हुए कहा, राजीव जी के पास लेटेस्ट डिजाइन की हुई ज्वेलरी है जिसकी बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत है। आपका बेटा तो हीरा है। ये सुनकर सेठ जी चौंक पड़े और बोले, मुझे तो इस बारे में तुमसे ही पता चला है, क्या पूरी बात बताओगी? अनीता ने कहा, शायद राजीव जी आपसे खफा होंगे, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में आपसे बात नहीं की। अनीता ने चालाकी से सेठ जी के दिमाग में ये कहकर शक का बीज बो दिया कि शायद राजीव अपना कारोबार खुद करेंगे। सेठ चिंतित हो गए। वो बोले, अगर ऐसा हुआ तो हमारे बाजार में साख गिर जाएगी, इसे रोकना होगा। अनीता ने कहा, सेठ जी, अगर डिजाइन ही नहीं रहेगा तो वे खाक कारोबार कर पाएंगे? सेठ जी ने पूछा, तुम क्या पहले बुझा रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर वो डिजाइन किसी तरह आपके नाम हो जाए तो आप राजीव को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये होगा कैसे? सेठ जी ने पूछा। अनीता बोली, मैं करूँगी ये काम, राजीव जी मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उससे दस्तखत ले लूँगी। सेठ जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अनीता ने यहाँ भी वो पुराना तरीका अपनाया जो उसने सेठ जी के खिलाफ अपनाया था। राजीव से फाइलों पर दस्तखत करा लेने के दौरान ज्वेलरी राइट्स के ट्रांसफर पर भी दस्तखत करा लिए। सेठ चूंकि सोने के कारोबारी थे, इसीलिए काफ़ी मात्रा में सोना एवं काले धन अपने घर के तहखाने में ही रखे थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। पर बुढ़ापे का प्यार बड़ा नशीला होता है, लिहाजा फिर अनीता सेठ जी के पास गई। उन्हें बताया, सोमवार को राजीव कोर्ट में किसी विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है, मुझे उसने गवाह बनने को बुलाया है। सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो गए। तब अनीता ने सेठ जी को शांत करते हुए कहा,
कोर्ट पहुंचकर आप राजीव को एक किनारे ले जाकर समझाइए, शायद वो मान जाए। आप अभी हो हल्ला ना मचाए, आपकी ही बदनामी होगी। सेठ जी ने अनीता से कहा, तुम सही बोलती हो। सोमवार को राजीव कोर्ट पहुंच गया और अनीता का इंतजार करने लगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकी जिसमें अपने पिताजी को देखकर वो चौंक पड़ा। सेठ जी ने राजीव को एक कोने में ले जाकर समझाया, क्यों तुम अपनी खानदान की इज्जत उछाल रहे हो, वो भी 2 कौड़ी की गौरी मैम के लिए। ये सुनकर राजीव हंस पड़ा और बोला, क्यों नाटक कर रहे हैं आप? मैं किसी गौरी मैम से नहीं बल्कि अनीता से शादी करने वाला हूँ। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। अनीता का नाम सुनकर अब चौंकने की बारी सेठ जी की थी। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अनीता ने मुझे बताया है कि तुम आज एक गौरी मैम से शादी कर रहे हो जिसके साथ तुम विदेश में रहे थे। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा, आप क्यों अनीता को बीच में घसीट रहे हो? मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। सेठ जी को अब माजरा समझ में आने लगा है कि अनीता बाप बेटे के साथ डबल गेम खेल रही है। उन्होंने राजीव को समझाते हुए कहा, बेटे राजीव, वो हमारे बीच फूट डालकर जरूर कोई गहरी साजिश कर रची है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। राजीव को भी अपने पिता की बातों पर विश्वास होने लगा। उसने अनीता के घर पर मोबाइल फोन का नंबर मिलाया पर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों सीधे दफ्तर गए तो पता चला कि अनीता ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों सोचने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद जब सेठ जी को कुछ सोने और पैसों की जरूरत हुई तो वे अपने तहखाने में गए। तहखाना देखकर वे सन्न रह गए क्योंकि उसमें रखे करोड़ों रुपए का सोना और नकदी गायब हो चुकी थी। सेठ जी के तो होश उड़ गए। वे तो थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते थे क्योंकि वे खुद टैक्स के लफड़े में फंस सकते थे। सेठ जी ने यह सब अपने बेटे राजीव को बताया। राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ डिजाइन और कॉपीराइट्स है, उन्हें बेचने पर काफ़ी पैसे मिलेंगे। पर यह क्या? राजीव जब शहर बेचने गया तो पता चला कि वे तो 12 महीना पहले किसी को करोड़ों रुपए में बेचे जा चुके हैं। ये सुनकर राजीव सन्न रह गए। उस पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ, सो अलग। सेठ जी ने साख बचाने के लिए अपनी कंपनी को गिरवी रखने की सोची ताकि बाजार से लिए कर्ज चुकाया जा सके, पर यहाँ भी उन्हें दगा मिली। एक फर्म ने दावा किया और बाद में कागजात भी पेश किए जिसके मुताबिक उन्होंने करोड़ों रुपए बतौर कर्ज लिए थे और 4 महीना में चुकाने का दावा किया था। देखते देखते सेठ जी के परिवार सड़क पर आ गए। उन्होंने अनीता की शिकायत थाने में दर्ज कराई पर वो कहाँ थी किसी को नहीं पता। पुलिस ने कार्यवाही के बाद बताया कि रमेश की तो शादी ही नहीं हुई थी, तो उसकी विधवा पत्नी कहाँ से आ गई। आज तक ये नहीं पता चला कि अनीता कौन थी, पर उसने आशिक मिजाज बाप बेटे को ऐसी शपथ लगाई कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे।